आज थ्योरी का क्लास है, रासायनिक गणनाएं यानी केमिकल कैलकुलेशन। ठीक है, केमिकल कैलकुलेशन में सबसे पहले पढ़ना है तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है, सबसे पहले अगर कोई मान लिया जाए कोई परमाणु दिया हुआ है, कोई तत्व दिया हुआ है और उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है ना। तो उस तत्व का भार लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट है ना। एटम है तो एटम के लिए एटॉमिक वेट और वाई वैलेंसी, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि कहता है कि एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सिर्फ एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है यानी कि द्रव्यमान संख्या 27 और इसका वैलेंसी यानी चार्ज कितना होता है तो वैलेंसी 3 होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका इक्विवेलेंट वेट आया 9। ये तो वेट है, देखने में लग रहा है कि कोई द्रव्यमान की यूनिट होगी, इसको ग्राम में लिखा जाए तो नहीं। इक्विवेलेंट वेट एक प्रकार का यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। और जब कभी रहे ग्राम इक्विवेलेंट वेट तो उसके लिए ग्राम लगा देंगे, लेकिन सिर्फ इक्विवेलेंट वेट है तो हम क्या करेंगे, इतना यूनिट लेस क्वांटिटी है, 9 आंसर, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि यौगिक का तुल्यांकीय भार कैसे निकालें। अभी इसके पहले हम लोग देखे थे कि कोई तत्व रहेगा तो तुल्यांकीय भार निकालना बहुत आसान है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए तत्व के लिए। अगर क्वेश्चन है एल्युमिनियम का तुल्यांकीय सोडियम का तुल्यांकीय भार क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम का तुल्यांकीय भार यदि निकालना है तो सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 होता है और उस पर चार्ज कितना होता है यानी वैलेंसी कितना होता है तो 1 होता है। इस प्रकार सोडियम का तुल्यांकीय भार 23 हुआ, ठीक है ना। कैल्शियम का निकालना है तो कैल्शियम का तुल्यांकीय भार अगर कैलकुलेट करना है तो कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या 40 और उसका वैलेंसी 2, इस प्रकार से 20 आंसर, ठीक है ना। लेकिन ये तो तत्व के केस में था, अब यौगिक का अगर तुल्यांकीय भार निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस यौगिक का अनुभार निकालें। यहाँ पे पहले थ्योरी छोटा सा देखते हैं कि अनुभार निकाला कैसे जाता है। अनुभार मान लिया जाए कि एक कोई यौगिक लिए H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का अनुभार निकालना है तो सबसे पहले उसको द्रव्यमान संख्या को जानना होगा। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1, सल्फर का द्रव्यमान संख्या 32, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16। अब ये यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन की संख्या 2 इंटू द्रव्यमान संख्या 1 प्लस सल्फर का संख्या कितना है, सल्फर 1 है और सल्फर का द्रव्यमान संख्या 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16। इस प्रकार हम लोग आगे कैलकुलेट जब कर लेते हैं तो ये प्राप्त होता है 98। तो 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट या सिर्फ 98। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अनुभार। अब सीखना कि कुल आवेश कैसे निकाला जाता है, धनात्मक या ऋणात्मक हो तो हम उसको कुल आवेश कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और डील कर लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का ऐसे निकला, अगर कैल्शियम कार्बोनेट हो तो उसको कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम का मास नंबर आता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। कैल्शियम एगो है तो 1 इंटू उसका द्रव्यमान संख्या 40 प्लस कार्बन एगो है 1 इंटू द्रव्यमान संख्या 12 प्लस ऑक्सीजन 3 गो है द्रव्यमान संख्या 16, ठीक है। तो आगे का कैलकुलेशन के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि ये आया 100, ठीक है ना। 100 AMU या सिर्फ 100।
तो कैल्शियम का अनुभार कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कितना आ गया 100। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कुल आवेश कैसे निकाला जाए। अभी क्वेश्चन में ही दिया हुआ हो कि कैल्शियम कार्बोनेट पर कितना इक्विवेलेंट वेट होगा, यानी तुल्यांकी भार क्या होगा। तो हम लोग ऊपर तो ये करना सीख लिए कि ऊपर में 100 होगा कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, लेकिन नीचे में क्या होगा, कुल आवेश लेना है, धनात्मक लीजिए या ऋणात्मक लीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको मॉड के अंदर इसलिए डाल दिए कि आंसर से पॉजिटिव वाला ही होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं, और ये तोड़ने के लिए 9-10 क्लास में थ्योरी पढ़े होंगे, वैद्युत रसायन विधि। वैद्युत रसायन विधि के द्वारा इसे कटायन और अनायन में, यानी धनात्मक और ऋणात्मक में तोड़ लिया जाता है। तोड़ने की विधि क्या है, सबसे पहले हम इसे जब तोड़ेंगे तो कैल्शियम अलग हो जाएगा। कितना कैल्शियम पर चार्ज होता है, तो +2, यानी वैलेंसी +2 एंड 2 वैलेंसी, और कार्बोनेट CO3 -2। तो ये टूट करके आ गया +2 और -2 में। अब यहाँ पे देखना है कि कुल आवेश लेना है, धनात्मक या ऋणात्मक का। तो चाहे आप इसको लीजिए या इसको लीजिए, दोनों तो बराबर ही आएगा, तो इसलिए इसके बट्टे में कितना लगा देंगे 2। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा 50, सिर्फ 50। ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग को निकालने आ गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में कौन सही है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार निकालने के लिए यौगिक का अनुभार देखेंगे। तो यौगिक का अनुभार H2SO4। यौगिक क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना है 1, सल्फर का द्रव्यमान संख्या 32 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16। आपको अगर नहीं भी याद है तो इतना बार ये सब प्रयोग में आता है कि याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 1, ठीक है ना। सल्फर कितना है 1 × 32 और ऑक्सीजन कितना है 4 × 16। तो इस प्रकार से 2 + 32 और 64 ऑल ओवर कैलकुलेशन के बाद 98। ठीक है ना। तो H2SO4 का द्रव्यमान संख्या, यौगिक का आणविक द्रव्यमान या आणविक भार कितना आ गया 98। तो ऊपर में तो 98 हम लोग सीख लिए। अब कुल आवेश कैसे निकालते हैं, तो कुल आवेश निकालने के लिए फार्मूला क्या है H2SO4, है ना। इसको ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है 1 होता है, सारे लोग जानते हैं। सल्फेट पे अभी तुरंत मैंने बतलाया था कि सल्फेट पे -2, लेकिन हाइड्रोजन कैगो है 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। सल्फेट कैगो है, एक ही को सल्फेट है ना, यानी SO4 एक ही को है, तो छोड़ दिए। अब 1 हाइड्रोजन पर 1 चार्ज, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 चार्ज, तो यहाँ पे कितना आ गया +2। यहाँ 1 सल्फेट पे -2 तो है ही 1 सल्फेट, यानी कि ये भी कितना हो गया -2। तो दोनों में वो कोई लिख देना है ना। यहाँ पे क्या करना है, दोनों में फिर से एक बार तोड़ना सीखिए। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है +1, सल्फेट पर कितना होता है -2। अब हाइड्रोजन कै गो यहाँ देखिए 2 गो हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 लगा देंगे। इस प्रकार से ये बैलेंस्ड हो गया। 1 हाइड्रोजन पर 1 तो 2 हाइड्रोजन पर 2, यानी +2, सल्फेट पर -2। ठीक है ना। अब दोनों में वो कोई लिख दीजिए, तो हम 2 लिख देते हैं। काटेंगे तो कितना आएगा 49, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार निकाले, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जानना होगा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। देखिए ये फॉर्मूला लिखाता कैसे, ये भी आप देख सकते हो। तो सोडियम कार्बोनेट का होगा Na2CO3। सोडियम है ना, वो कैल्शियम पर सोचा गया था, तो Na2CO3। ओके, अब सोडियम का जो वेट होता है वो कितना होता है 23, कैल्शियम का होता है, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तीनों का हम वेट निकाल लिए। अब मोलिकुलर वेट निकालेंगे, तो 2 × 23 + 1 × 12 + 3 ×
16। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट जब कर लेंगे तो ये आ जाएगा 106। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमारी जरूरत क्या थी? मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट कैलकुलेट हो गया, लेकिन अब क्या जरूरत है? चार्ज। इस पर कितना चार्ज डेवलप होगा? तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम के पास, सोडियम पहला ग्रुप में है तो इसके पास वैलेंसी कितना होगा? Na+1 होगा। कार्बोनेट का वैलेंसी बहुत बार चर्चा हो चुका है, -2। यहाँ सोडियम का एगो है 2 गो, ठीक है ना? तो एक सोडियम पर एक चार्ज, तो 2 सोडियम पर 2 चार्ज, एक कार्बोनेट पर -2। 2 गो में एगो कोई लिख दीजिए, ये लिखिए ये लिखिए, मोड में तो है, तो आंसर क्या आएगा? 2। इस प्रकार जब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 53। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई त्रिभाषमिक ऑक्साइड का अनुभार 96 है। देखिए द्विभाषमिक रहे तो क्या सोचेंगे कि उसका वैलेंसी 2 है, ठीक है ना? अगर एक वाला हो यानी मोनो टाइप में हो, ठीक है ना, मोनो वैलेंसी तो उसको 1 लगा देंगे नीचे में, द्विभाषमिक तो 2, त्रिभाषमिक तो 3, ठीक है ना? अब ये ऑक्साइड का अनुभार दे रखा है 96 और वैलेंसी क्या बताया कि त्रिभाषमिक है, तो 3 से भाग दे दीजिए, आंसर आ गया 32। तो ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए तुल्यांकी भार निकालने की बहुत सा विधियां हैं, इस विधियां को हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हाइड्रोजन विस्थापन की विधि। हाइड्रोजन को विस्थापित करने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन विस्थापन विधि। देखिए अब क्या कहता है, मान लिया जाए कि कोई एक धातु है जो y ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ? x ग्राम कोई धातु है और y ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब ये क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड। अब कितना मेटल हाइड्राइड बनाएगा? तो x + y ग्राम मेटल हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है ना? तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक तरफ धातु का भार दे देगा और एक तरफ मेटल हाइड्राइड यानी धातु का हाइड्राइड का भार दे देगा। तो यहां से हम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा हाइड्रोजन का भार। तो इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, उस धातु का भार, किसका भार? धातु का भार, धातु का भार मतलब x और बटे उससे संबंधित हाइड्रोजन का भार जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। ये नहीं कि हाइड्रोजन का भार तो 1 होता है तो 1 करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्राप्त हाइड्रोजन का भार होगा वो निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का भार, हाइड्रोजन का भार, ठीक है, यानी y। अब इसको गुना कर देना है 1 से। अब 1 से क्यों गुना करना है? इसलिए कि हाइड्रोजन का अगर निकाला जाए तुल्यांकी भार तो कितना होगा? तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 और वैलेंसी 1, ऑप्शन कितना आया? 1 आया। तो सब हर प्रकार के क्वेश्चन में यही करना है जिससे विस्थापन हो। यदि ऑक्सीजन विधि बनाया जाए तो 8 से गुना कर देंगे, क्लोरीन विधि बनाया जाए तो 35.5 से गुना कर देंगे और सारा सिस्टम यही रहेगा, ठीक है। हम लोग अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक बार फिर से मैं बतला देता हूं कि धातु का भार ऊपर में और नीचे में उससे संबंधित हाइड्रोजन के भार 1 से गुना कर दीजिए और ये बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन इससे संबंधित बनाते हैं कि हाइड्रोजन विस्थापन विधि क्या है। एक क्वेश्चन दिया कि 50 ग्राम सोडियम है, ठीक है ना, तो मैं सोडियम को धातु मान लेता हूं। कितना ग्राम है? तो 50 ग्राम। और क्या दिया हुआ है कि अभिक्रिया करके 80 ग्राम सोडियम हाइड्राइड बनाता है। तो ये किससे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा है? तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा क्या बनाया? MH बनाया। कितना ग्राम? 80 ग्राम, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कितना ग्राम रहा होगा? तो ये रहा होगा 30 ग्राम, है ना। इसमें ये घटा देंगे, 30 ग्राम मिल गया होगा। अब जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट मेटल निकालने के लिए, दैट इंप्लाइज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इसका सिंबॉलिक है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल यानी धातु का तुल्यांकी भार।
धातु का तुल्यांकी भार का ये सिंबॉलिक है। धातु का भार x कौन वाला, पहले वाला धातु का भार, तो ये 50 और कितना हाइड्रोजन का भार, संबंधित हाइड्रोजन का भार कितना 30 और गुने फॉर्मूला में 1 है। तो इस प्रकार आंसर आ गया 5/3। देखिए अब क्या बताया गया कि कोई एक धातु होगा और वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, MH बनाएगा, है ना, मेटल हाइड्राइड बनाएगा। अब इसी प्रकार ये इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला निकाले थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के लिए, x, इसका वेट कितना x और इसका वेट y, और इसका वेट क्या था x प्लस y, ठीक है। तो ऊपर में x और नीचे में y, x से गुना कर दिए। एक कहां से आया था, तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट जो यहाँ पे हो। यानी अगला क्वेश्चन, यदि कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना रहा है मेटल ऑक्साइड, क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड, ये कितना ग्राम है, तो ये x ग्राम है, ये कितना ग्राम है, तो y ग्राम है, ये कितना है, तो x प्लस y ग्राम हुआ। ओके, अब हम कहते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम धातु का निकालेंगे। तो धातु का भार x हो जाएगा, ऑक्सीजन का भार y होगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, जो यहाँ पे रहेगा उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, और चार्ज कितना होता है, वैलेंसी कितना होता है 2, इस प्रकार से 8 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग और देखें क्वेश्चन कि दिया हुआ यदि है कि मेटल और क्लोरीन का अभिक्रिया है, ठीक है ना, तो मेटल क्लोराइड बनाएगा। तो इस प्रकार से ये x ग्राम और ये y ग्राम और ये x प्लस y ग्राम, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल में क्या निकालेंगे, x बटे y और गुने 35.5। 35.5 क्यों, क्योंकि क्लोरीन का वेट होता है 35.5 और उसका वैलेंसी 1 होता है, अर्थात 35.5 आंसर। अगर यहाँ पे ऐसा ना देके सिल्वर दिया हुआ रहे Ag, ठीक है, तो क्या यहाँ मिल जाएगा, MAg हो जाएगा। अब क्या होगा, ये x ग्राम और ये y ग्राम, तो इस प्रकार से x बटे y गुने Ag का भार कितना होता है 108 और इसका वैलेंसी 1 होता है। इस प्रकार से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट हो गया, है ना। कोई थ्योरी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सा दिमाग में रखेंगे और सारी क्वेश्चन डील कर सकते हैं। ओके, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। कहता है कि इतना ग्राम धातु के अपचयन यानी अपचय के बाद यानी ऑक्सीकरण से इतना ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो जानिए कि ये धातु है और ऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड होगा, धातु और ऑक्साइड तो मेटल ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये धातु कितना ग्राम है, सबसे पहले ये जानना होगा। तो 1.02 ग्राम धातु है और मेटल ऑक्साइड कितना है, देखिए ऑक्साइड प्राप्त हुआ है यानी 1.50 इतना ग्राम। तो ये इसमें से ये घटा लेंगे तो ये मिल जाएगा, कितना मिलेगा 0.48 ग्राम मिलेगा, ठीक है ना। अब इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो x बटे वाई गुने ऑक्सीजन है तो 8, तो x का मान 1.02 और y का मान 0.48 इंटू 8। इसको जब ओवर पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिलने वाला है आप लोग को 17। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहता है कि एक तत्व के क्लोराइड में इतना % धातु है, तब रहा होगा M+Cl और क्या बना रहा होगा MCl। कितना धातु है, इतना प्रतिशत धातु है। तो ये मान लिया जाए जब 100 ग्राम रहा होगा तो ये कितना रहा होगा 24.7 ग्राम। तो ये कितना, इसको जब इसमें ये घटा लेंगे तो यह जगह 75.3 ग्राम। अब हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला होता है x बटे वाई। x का मान 24.7 और y का मान 75.3 इंटू जब क्लोरीन हो तो कितना से गुना कर देंगे 35.5 से। इस प्रकार जब आफ्टर कैलकुलेशन किया जाएगा तो आएगा 11.64। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन है एक तत्व के क्लोराइड में 29% धातु है, ठीक है ना, तो उसका तत्व का तुल्यांकीय भार निकालना है। तो मान लिया कि मेटल होगा, क्लोरीन होगा, क्या बना रहा होगा, मेटल क्लोराइड बना रहा होगा। इस प्रकार से मेटल क्या है, कितना % है, तो मेटल 29% है। तो मान लिया जाए कि यह 100 ग्राम होगा तो मेटल कितना ग्राम होगा 29 ग्राम होगा। तो ये कितना ग्राम आ जाएगा 71 ग्राम आ जाएगा। ओके,
तो इस प्रकार से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल x बटे वाई, x का मान 29 और y का मान 71 और गुनेज क्लोरीन है तो 35.5। ये कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। इसको करेंगे तो आ जाएगा 14.5 आंसर। कहता है किसी धातु के 1 ग्राम ऑक्साइड में, तो एक धातु बनाते हैं और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। तो 1 ग्राम ऑक्साइड, ये कितना ग्राम है? 1 ग्राम, ठीक है ना। 1 ग्राम कितना ग्राम धातु है? 0.8 ग्राम। तो ये कितना प्राप्त होगा? तो 0.2 ग्राम। 1 में से 8 घटाएंगे यानी कि 1 रुपया में 80 पैसा घटाएंगे तो 20 पैसा बचेगा। फार्मूला क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर कहता है x बटे वाई, तो 0.8 बटे कितना? 0.2। जब ऑक्सीजन हो तो 8 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये पॉइंट से पॉइंट खत्म और ये 4। अब 4 दूना 8, 8 चौका 32। 32 ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए अगला थ्योरी है धातु विस्थापन विधि यानी मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये होता क्या है? जैसे कि आप लोग बहुत पहले से ये रिएक्शन सीखे होंगे, Fe प्लस CuSO4 और बना रहा है FeSO4 प्लस Cu, है ना। ये डिस्प्लेस कर जा रहा है, ये हाईली रिएक्टिव है और ये लो रिएक्टिव है। तो इसके स्थान पर ये चला गया और इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। खैर इतना नहीं सीखना है, इसमें 2 ही बात आपको दिया हुआ रहेगा, एक धातु के भार और दूसरा धातु का तुल्यांकी भार। बस इतना ही पॉइंट याद करना है और ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सबसे ऊपर लिखिए धातु का भार, धातु का भार, ठीक है। अब धातु का भार में अगर आयरन लिए हैं, धातु का भार में यदि आयरन लिए हैं तो इसी का तुल्यांकी भार ले लीजिए। तो धातु का तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार, ठीक है ना। आयरन का तो आयरन का ही। अब बराबर कर देना है। अब बच गया क्या? कॉपर। फिर से धातु का भार और बटे में क्या आ जाएगा? कॉपर धातु का तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी धातु का भार लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ, यहां वेट ऑफ आयरन बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन। कितना आसान सिंबल है। वेट ऑफ आयरन बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन बराबर वेट ऑफ कॉपर बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये थ्योरी याद रखिए और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन बना जाएंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं। हाँ ध्यान दो, कहता है कि जिंक धातु, एक फॉर्मूला हमने पीछे बताया था, वेट ऑफ 2 ही दिया हुआ है। एक दिया हुआ है जिंक, तो वेट जिंक का लिखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट जिंक का लिख लेंगे। फिर वेट कॉपर का लिखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट कॉपर का लिखेंगे, ठीक है ना। वेट जिंक का वेट दे दिया है, इतना ग्राम जिंक धातु है, कितना ग्राम? 0.65 ग्राम। और क्या दिया? इतना कॉपर है, कॉपर कितना है? 0.64 ग्राम, ठीक है ना। तो यदि कॉपर का तुल्यांकी भार 32 हो तो कॉपर का ये इक्विवेलेंट कितना हो? 32 हो। तो क्या कैलकुलेट करना है? ई जिंक। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 यानी 32 दूना 64, यानी डिवाइड कर देंगे तो यहां से EZN क्या मिलने वाला है? 32.5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला थ्योरी है उभय अपघटन विधि। देखिए ये सब विधि याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्वेश्चन को देखते के साथ अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा विधि लगाया जाए, ठीक है ना। तो यदि ऐसा क्वेश्चन हो यानी 2 डिजिट वाला, यानी NaCl, AgCl, इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? इसका भार
यहाँ लिख दिए और इसका भार यहाँ, यानी पहले वाला थ्योरी है, कोई नया थ्योरी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है। अब ए का तुल्यांक भार अलग से निकाल लो, बी का तुल्यांक भार अलग से निकाल लो, सी का तुल्यांक भार अलग से निकाल लो, डी का तुल्यांक, यानी हम कह सकते हैं तो वेट ऑफ ए बी बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। बहुत आसान है। इक्विवेलेंट वेट हमने क्या किसको निकाल लिया, ए का, और इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल लिया, बी, ए बी का निकाल गया। फिर अगला इसके लिए अगर कैलकुलेट करना, प्रोडक्ट की तरफ तो ध्यान भी नहीं देना है, यानी वेट ऑफ सी डी के लिए हम लोग को क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी कर देना है, ठीक है ना। तो इतना आसान ये क्वेश्चन है, कहना नहीं है। तो एक बार इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी निकाल लेंगे, फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ओके, कहता है कि 1.64 ग्राम NaCl के बिलियन में, तो फार्मूला बताया गया था कि वेट ऑफ NaCl बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl बराबर वेट ऑफ AgCl। चूंकि इसका वेट दे रखा है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl, इसका वेट दिया हुआ है 1.64। एक इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना है ना। सोडियम का तुल्यांक भार कैलकुलेट करना है। कॉपर का दे रखा है, कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन का 35.5, इसका भी दिया हुआ है 4.0। ये कितना हो जाएगा 108 प्लस क्लोरीन का 35.5। इस प्रकार से EN हम लोग को कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये सही है, बना करके देख लेंगे। इसके आगे का टॉपिक मोल कंसेप्ट होगा, ठीक है। ड्यूलॉन्ग्स और पेंटिट्स के अनुसार जो अवधारणाएं दिया गया वो होगा। हम लोग इक्विवेलेंट वेट का और भी क्वेश्चन कल यानी अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है।